जिस प्रकार से इस युग के अंदर झूठ का सहारा लेकर के लोग अपने सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, क्या इस युग में सत्य को लेकर चलने वाले लोगों का भी कोई एक समाज तैयार होगा या नहीं? उस पर हम चर्चा करेंगे नीरज से। इनके क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने सत्य के बारे में कहा, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक सनातन गांव की स्थापना करने का निश्चय किया है और उसकी नींव रख दी है। उसमें एक गांव बना रहे हैं वो, जिसमें 1000 सनातनी हिंदू रहेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो 1000 सनातनी हिंदू रहेंगे, उनको रहने का क्या पैमाना होगा? 1.5 करोड़ की आबादी है, उसमें हिंदू 120 करोड़ के आसपास है। तो उस 120 करोड़ हिंदुओं में से केवल 1000 परिवार उस गांव में रहेंगे, इसका क्या पैमाना होगा? क्या वो जो रहेंगे वो सत्यवादी होंगे, गरीब होंगे या पैसे वाले होंगे? क्योंकि अगर हम ढूंढने चले 1000 परिवारों को, तो यहाँ तो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की लाइन लग जाएगी। तो उस गांव में रहने वाले लोगों को जो चुना जाएगा, उसका क्या पैमाना होगा? मेरा ये सवाल है। तो इसके बारे में आप बताइए। एक साथ 2 प्रश्न है। एक प्रश्न नवीन भाई का, वो प्रश्न ये है कि आज के समय में व्यक्ति अपने हर एक छोटे काम को करने के लिए झूठ का सहारा लेते, वे पैसे कमाने के लिए छल कपट कर रहा है और रात दिन मतलब पैसा कमाने के लिए भाग भी रहा है। ना तो उसकी जिंदगी में आराम है, ना उसकी जिंदगी में सुख और चैन है। वह छल कपट भी करता, सब कुछ काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जिस जिंदगी को वो जीना चाहता है, उस जिंदगी का वो ना तो आनंद ले पा रहा, ना उसको सुख पा रहा। मतलब जैसा मैं आपको प्रश्न समझ पाया। एक प्रश्न तो है। दूसरा प्रश्न, जैसे आप सुभाष पाल भाई साहब ने बोला कि एक गांव बनने जा रहा है और उस गांव के अंदर ये घोषणा की वहां पे सिर्फ हिंदू परिवार रहेंगे। तो हिंदू परिवारों को चुनने का क्या आधार है? क्या वे अमीरी के हिसाब से रहेंगे, गरीबी के हिसाब से रहेंगे? हिंदुओं में किस तरह की कैटेगरी है? क्योंकि भारत में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें 120 करोड़ या 110 करोड़ या 100 करोड़ हिंदू परिवार में इतने लोग हैं। तो किस आधार पे मतलब ये चलेगा सिस्टम? हमारे अगर हम पीछे जाए इतिहास में, और ज्यादा पीछे भी न जाए, आज भी हम देखें तो भारत में गाँव की व्यवस्था दिखती है। आज भी भारत की इकोनॉमी में कहा जाता है कि भारत की इकोनॉमी का 65% हिस्सा जो है, जो लोग हैं जो कहाँ लगे हुए हैं, सब गाँव में लगे। तो भारत बहुत सारे गाँव का देश है। कहा जाता है कि भारत में लगभग 6 से 7 लाख गाँव आज की तारीख। किसी समय में भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्र देश था, बंटवारे से पहले। उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, अफगानिस्तान भी शामिल था, हमारे क्या कहते हैं नेपाल और ये कई सारे देश भारत के अंदर आते थे। तो इस भूमि के ऊपर हम गाँव की संख्या निकालें तो ये संख्या लगभग 14 लाख के आसपास जाती है। 14 लाख गाँव। अब कहने वाली बात है, ये जो आज जो समस्या जो नवी बहने बताई, समस्या हम देख रहे हैं, क्या ये समस्या आज ही भी है या पहले से चलती आ रही है? पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि प्राचीन काल में हमारा सिस्टम क्या है। हमने क्या देखा कि भारत और भारत के आसपास का क्षेत्र जो आज भारत में नहीं है, वे पूरी तरह से ग्रामीण व्यवस्था पे लगभग भारत के अंदर 7-8 लाख गांव थे। और इतने सारे गांव के अंदर जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था क्या थी? आप ये देखिए, अगर औद्योगिक काल के युग को छोड़ दें तो गांव में हमें फैक्ट्री का कहीं नाम निशान नहीं। गांव में कोई आदमी मजदूरी करने के लिए नहीं भाग रहा कि उसे कहीं मजदूरी करने के लिए जाना। गांव में कोई भी आदमी सुबह सुबह उठ के नौकरी करने नहीं भाग रहा। तो गांव में आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि ये जो समस्या जो आई ना, जो नवीन भाई साहब ने बोली, वो समस्या ये है कि आदमी अपने घर का पालन पोषण करने के लिए काम पे निकलता है। लोग ईमानदारी से पैसे नहीं देते काम के बदले में, तो उसे झूठ बोलना पड़ता है कई जगह, कई वजह से तिरगम रहना पड़ती है, लोग उसको पैसे देते। तो कहने की बात यह है कि ये जो वर्तमान में जो समस्या आई, क्या गाँव में भी थी? तो यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा, जो गाँव है वो गाँव का मतलब क्या होता है? अगर कोई गाँव बनाने जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उनको भी गांव का अंदाजा, गांव का मतलब क्या? आज जैसे गांव दिख रहे हैं कि वर्तमान में, ऐसे ही गांव इतिहास में भी थे हमारे। तो इसी को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि गांव में क्या था। अलग अलग प्रकार की जाति के लोग रहते थे। कोई कुम्हार जाति है, कोई लोहार जाति है,
कोई लकड़हारा जाति का है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है। मतलब गांव में बहुत सारी जातियां रहती और हर जाति का अपना खुद का एक काम था। तो एक बात यहाँ समझने वाली बात है, जाति का मतलब क्या था? जाति का मतलब ये है कि एक व्यक्ति का जो रोजगार है वो जन्म से सुनिश्चित हो जाता है। जन्म से सुनिश्चित होने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जैसे ही पैदा हुआ जिस घर में, उस घर का रोजगार भी उसे अपने जाति के तहत, अपने माता पिता के तहत वो उसे प्राप्त होगी। तो मतलब जब वे बड़ा होगा तो उसे किसी की नौकरी करने के लिए भागने की जरूरत नहीं है, उसे किसी की मजदूरी करने के लिए भागने की जरूरत नहीं है। वो रोज सुबह उठ के सड़कों पर ट्रैफिक जाम नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना रोजगार अपने घर पे ही कर रहा है। तो एक चीज देखें कि स्वतंत्रता जो होती, काम की स्वतंत्रता व्यक्ति के अपने खुद की, और गांव के व्यक्ति के जीवन में क्या था? क्योंकि वह अपने काम का स्वयं मालिक था, तो अपने काम का स्वयं मालिक होने के कारण उसको ये चिंता नहीं थी कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठना है और काम पे भागना है। उसको ये भी चिंता नहीं थी कि अगर मैं काम पे नहीं पहुंचा तो मालिक मुझे पैसे नहीं देगा। उसे ये भी चिंता नहीं थी कि भाई मुझे अपने पैसे निकालने के लिए जिंदगी छल कपट करना पड़ेगा। मतलब वो बिल्कुल एक निश्चित लाइन ले रहा था, अपने जीवन का एक आनंद ले रहा था कहीं ना। अच्छा, अब और क्या देखते हैं कि जितने भी जातियों के परिवार हैं जो अपने काम भी करते हैं खुद का, उनके पास अपनी छोटी छोटी भूमियां भी थी जिनको खेती भी करते थे। बहुत से लोगों को जिनको खेती करने में दिक्कत आई या जिनको लगान भरने दिक्कत, उन्होंने अपने खेत छोड़कर अपनी जाति के काम को ही संभाला आगे जाकर। लेकिन ऐसा नहीं कि लोग अपनी खेती थे, लोग अपनी खेती थे। तो मतलब लोग अपना काम भी कर रहे थे और अपना खेत भी देख रहे थे। क्यों? जब व्यक्ति अपने रोजगार में स्वतंत्र हो गया तो उसको पैसा कमाने के लिए, इधर उधर भागने के लिए छल कपट करने की जरूरत नहीं। हमारे गांव में एक सिस्टम मैंने जो अपनी आंखों से देखा, वो क्या देखा कि जो गांव वाले लोग हैं, जैसे मान लो कोई दर्जी का परिवार है, तो दर्जी के परिवार में क्या देखते हैं हम? दर्जी ने कपड़े सील के दे दिए, गांव वालों को पैसे नहीं देने के लिए, लेकिन कोई गेहूं ले आया, कोई चने ले आया, कोई ज्वार ले आया, कोई बाजरा ले आया, कोई मक्का ले आया, ठीक है, मोची ने जूते ला के सील के दे दिए, ठीक है। इस तरह से सब चीजें मतलब दर्जी के परिवार में मैंने देखा, उस परिवार में आ गई। और दर्जी ने क्या करा, बदले में उन सबके कपड़े वपड़े सील के दे दिए। ऐसे मैंने मोची परिवार में देखा जहाँ पैसा भी नहीं है, मतलब गाँव में देख रहे, गाँव में पैसा भी नहीं होता था जल्दी से। कुछ लोगों का पैसा होता था क्योंकि गाँव के साथ जो नगर की व्यवस्था होती, नगर में पैसा मिलता था, वहां धन की व्यवस्था होती। तो लोग क्या कर रहे हैं, अनाज से ही दान आदान प्रदान कर रहे हैं चीजों का। जो वस्तु उन्होंने निर्मित की उस वस्तु से आदान प्रदान कर रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं कि अगर प्राचीन काल में चले जाए तो जब तक भारत में ये ग्रामीण व्यवस्था चली, जाति व्यवस्था चली, जिसमें व्यक्ति स्वयं का रोजगार का मालिक है, वहां पे उस समय भारत क्या सोने की चिड़िया है। और भारत का जो बिजनेस है पूरी दुनिया में, वो बिजनेस कितना है? 32 से 33% बिजनेस। मतलब पूरी दुनिया में जो निर्यात करना है, सामान बेचना है, उसमें भारत का कितना हिस्सा है? 33%। और आज कितना भारत का हिस्सा? 2%। जैसे ही हमने जाति व्यवस्थाओं को छोड़ने की बात की, जाति व्यवस्था के आंदोलन के खिलाफ गए, हमने इसके सकारात्मक पहलू को नहीं देखा, तो हम क्या देख रहे हैं कि अचानक से भारत की जीडीपी गिर के कहां चली गई? 2% पे। और वहीं जब इसको उल्टा देखते हैं तो क्या होता है, वहां जीडीपी कितनी है? 32-33% पूरी वर्ल्ड की जीडीपी। तो एक चीज हम देखी कि भाई जब व्यक्ति अपने काम में स्वतंत्र था तो होता क्या है, आप आज भी गाँव में चले जाओ, कुम्हार, लोहार, लकड़हारा या कोई भी, ये अपने निश्चित समय अपना काम करते हैं, काम करके पूरे दिन आराम करते हैं। ये अपना काम कोशिश करते हैं। किसान होगा तो सुबह जाएगा 4 बजे 3 बजे उठ के खेत पे हल चलाएगा, पानी डालेगा और अपने 7-8 बजे जाके आराम से बैठ जाएगा। उसके बाद अगर वो किसी जाति का होगा तो फिर जाति का काम करेगा 2-2:30 बजे तक, उसके बाद दोपहर में सो जाएगा और शाम को फिर अपने अगले दिन ही जाएगा। मतलब पूरा दिन आराम। और ऐसा भी होता है कि भाई खेत में तो एक बार बुआई हो गई तो फिर 3 महीने खाली बैठना है, तो दूसरे काम देखना है, उससे आराम करना है। तो मतलब जीवन में जहाँ उसको अपने रोजगार की स्वतंत्रता है, तो अपने जीवन में अपने परिवार के साथ जीने के लिए आराम भी बहुत है। तो हम क्या देखते हैं, पुराने टाइम पे गाँव की व्यवस्था क्या है कि वहां पे लोग कोई त्योहार मना रहे हैं तो उसकी तैयारियां 3-4 दिन पहले शुरू होती है और 3-4 दिन बातें चलती रहती है। शादियां हो रही तो शादी 8-10 दिन तक चल रही है। तो गाँव के लोगों ने अपने जीवन को एंजॉय किया। गाँव का जीवन आनंददायक था। सबसे एक चीज देखने वाली बात है, गाँव में कोई पोल्यूशन नहीं था किसी भी प्रकार का, कोई प्रदूषण नहीं था किसी भी प्रकार का। और वहां पे जैसे आज कूड़े के ढेर दिखते ऐसे कोई कूड़े के ढेर नहीं लगता, आज भी गाँव में नहीं देखते हैं। तो गाँव के परिवार एक स्वतंत्र इकाई होती थी जो अपने जीवन में आत्मनिर्भर होती थी। और इसकी आत्मनिर्भरता के लिए उसके ऊपर इतने खुले गाय है, कहीं दूध के लिए जाना नहीं, कुछ नहीं करना। तो आदमी क्या है, एक गुलाम मानसिकता में जी रहा था। तो आदमी की जिंदगी में बहुत ज्यादा आराम था, स्ट्रेस फ्री लाइफ थी, तनाव नहीं था।
इसीलिए गांव के जीवन में क्या देखते हैं कि छल कपट नहीं है। गांव के लिए लोग आज भी क्या है, बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले भाले हैं और बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत डिसेंट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आप उनसे मदद मांगेंगे तो वो आपकी कोई मदद करने के लिए मना नहीं करेंगे। और मैंने किसानों को देखा, जब किसान अपनी खेती के अनाज को देता है, जब तुलाई होती है, तुलाई में देखा 5 रुपए गया तो 2 मुट्ठी उठा के और डाल देता उसमें, लो 2 मुट्ठी ले जाओ। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं दुकानों पे, अगर आपके 1-2 ग्राम भी फालतू चला गया तो तुरंत दुकानदार क्या करेगा, आपकी बिल्ली सामान निकाल के अपने पास वापस रख लेगा। तो ये गांवों से जो नगरीकरण, जो शहरीकरण हुआ है, एकदम व्यवस्था में देखते हैं कि आदमी का व्यवहार बिल्कुल बदल रहा है, बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट हो गया। तो जब तक गांव को अच्छी तरह नहीं समझाया जाएगा तब तक हम किसी भी समस्या के समाधान के ऊपर बात नहीं करेंगे। सिर्फ ये कह देना कि भाई हिंदुओं के नाम से गांव बनेगा, तो ये भी अपने आप में कहता हूं एक अधूरी बात है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को गांव का अर्थ पता है? गांव का मतलब क्या होता है? जो वे गांव बनाने, क्या उस गांव को वे अलग अलग जाति के आधार से बना रहे हैं? गांव का मतलब क्या? गांव का मतलब एक स्वावलंबित व्यवस्था। स्वावलंबित व्यवस्था मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं है, जो अपने पैरों पे खुद आत्मनिर्भर है। तो गांव एक सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर इकाई का नाम है। तो वो जो बनाने जा रहे हैं, क्या वे एक आत्मनिर्भर इकाई बनाने जा रहे हैं? क्या उस गांव के सभी लोग एक दूसरे के पूरक होंगे? क्या उस गांव के सभी लोगों के बीच में आपस में सामंजस्य होगा? क्या उस गांव के लोग ऐसा तो नहीं कि वो बनाए देंगे दिखाने के लिए और निठल्ले लोग हो जाए और फिर आश्रम के जो चढ़ावा आएगा, जो धन आएगा, उससे ही अपने घर का खर्चा चलाएंगे? क्या ऐसा गांव का विकल्प देना चाहता हूँ? गांव का मतलब क्या? गांव एक आदर्श चीज है, आदर्श रूप है मानव व्यवस्था का। आप इतिहास उठा के देखिए, आपको कस्बों का जिक्र मिलेगा, कबीलों का जिक्र मिलेगा, लेकिन जहां भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे अच्छी व्यवस्था किसी की, तो गांव की व्यवस्था सबसे उन्नत, सबसे श्रेष्ठ, सबसे आदर्शात्मक, जहां पे लोगों का जीवन क्या है, बड़ा आनंद में सुखदायक है। यही कारण है कि गांव के लोगों को मैंने खुद देखा कि 100 साल की उम्र भी पार करके और आज भी चल रहे हैं। शुद्ध खाएंगे, शुद्ध पहनेंगे, शुद्ध विचार होंगे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई देखा नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या, अगर किसी एक व्यक्ति पे कोई बात आ गई तो पूरा गांव एक हो जाता है। गांव का मतलब क्या, जहां पे अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई विवाद हो जाए तो तुरंत पंचायत बुलाओ और मिनटों में न्याय हो जाता है और कोई टेंशन नहीं है। वहां पे गांव में हम देखते हैं कि बड़े बड़े अस्पताल या चिकित्सालय नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों का जीवन शैली ऐसी है कि वहां लोग बीमार पड़ते ही नहीं है। और कभी किसी गंभीर बीमारी से जरूरत पड़ गई तो गांव में छोटे मोटे वेद वगैरह होते हैं इसका इलाज करने के लिए। और ज्यादा गंभीर बीमारी है तो उसको नजर नहीं भेज देते, ठीक है वहां जाके इलाज करो। तो हम ये देखते हैं कि 80-90% आज भी जो हमारे गांव है कई जगह पे आत्मनिर्भर है, सेल्फ ओरिएंटेड है, अपने पांव पे खड़े हुए हैं। लेकिन हमने क्या करा, गांव की पूरी व्यवस्थाओं को तोड़ दिया। आज आप गांव जाओ भारत के, तो गांव के गांव खाली है, गांव में लोग नहीं है, देखने को भी नहीं होते दिखते गांव के अंदर गांव में लोग हैं या नहीं है। कहाँ गए वो लोग? वो सारे लोग शहर भाग गए और शहर भाग के क्या कर रहे हैं, तनाव मुक्त जीवन जो जी रहे थे गांव में, उसकी बजाय यहाँ पे तनाव में जीना शुरू कर दिया। सुबह भागते हैं नौकरी पे, रात को आते हैं, ना तो आराम का करने का समय है, ना परिवार वालों को समय दे सकते हैं, ना अपने मित्रों को समय दे सकते हैं, ना रिश्तेदारों को समय दे सकते हैं। रात दिन यही है कि अगर आज कमाई करने नहीं गया तो कल मेरा परिवार खाना कैसे खाएगा। उसके दिमाग में हमेशा टेंशन चल रही है जीवन में। तो शहरी जीवन में कहीं ना कहीं ये कमी आ गई। इसी कारण शहरी जीवन में देखते हैं कि यहाँ का आदमी ज्यादा चालाक, ज्यादा चतुर, ज्यादा चंट बना दिखाता है, ज्यादा धूर्त बना दिखाता है, लोगों को पैसे मांगने की कोशिश करता है, टाइम से लोगों को पैसे देने की कोशिश नहीं करता। तो यहाँ पे सब समस्याएं ये देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि यहाँ का जीवन ही कुछ इस तरह बना है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हमारे जो गांव है जो अभी सुरक्षित हैं, उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम किया जाए। खाली एक हिंदू गांव बनाने से समाधान नहीं मिलता। तो आपकी ये बात नवीन जी की ये जो समस्या हम देख रहे हैं, कहकर मुझे लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया हो। तो हम दूसरी बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। देखिए, हमारे यहाँ आदर्श गांव की कोई कमी नहीं थी। मेरी नजर में हमारे देश का एक गांव आदर्श गांव था। उसकी व्यवस्था को बिगाड़ा गया अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय, और उसके बाद जो वर्तमान की सरकारें हैं, इसमें तो पूरी तरह से गांव को तबाह किया है। जो गांव का एक स्वावलंबन था, उस स्वावलंबन को भी खत्म किया गया। गांव की जो एक आत्मनिर्भरता थी, इस आत्मनिर्भरता को पूरी तरह से खत्म किया गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, ध्यान देने वाली, वो देखने वाली ध्यान देने वाली बात क्या है, गांव आज भी जीवन जीने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। गांव को समझ के अगर जीवन दिया जाए तो समाधान हो सकता है। बाकी धीरेन्द्र शास्त्री जी चाहे किसी भी तरह के लोग बसाएं,
क्या वे वर्तमान में वास्तविक भारत के जो गांव हैं, क्या उस रूप में अपने गांव को प्रस्तुत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे अमीर लोगों में गरीब लोगों में, आप गांव में, तो गांव में अमीर गरीब की कोई मतलब नहीं था। गांव में मतलब होता है समृद्धि से, कि आदमी समृद्ध है या नहीं। समृद्धि का मतलब क्या? हमारे गुरु जी थे रविंद्र गुरु जी, तो रविंद्र गुरु जी एक चीज समझाते थे कि गांव का आदमी समृद्ध होता था और शहर का आदमी अमीर होता था। तो हमने उनसे पूछा कि भाई गांव का आदमी समृद्ध है और शहर का आदमी अमीर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो बताओ। तो उन्होंने ये बताया कि होता क्या है, एक बार एक भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ चरा, और वहीं पे शहर के कुछ बच्चे गांव में आए हुए थे खेलने के लिए। तभी चार में से एक बच्चा क्या है, गिरता है, उसके घुटना छिलता है, खून निकलता है और रोने लगता है। तीनों बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि भाई क्या रहे तो करे क्या, खून निकल रहा, रोके कैसे। तो वहां पे भेड़ चराने वाला क्या है, वो देखता है कि अरे इस बच्चे खून निकला है, वो भगा भगा आता है, अपने कंधे पे से गमछा उतारता है, गमछा फाड़ता है, फाड़ के उसके बांधता है और बांध के कहता है तुरंत से ले जाओ। जबकि उन बच्चों के पास भी कहता है एक रुमाल, वो चाहते तो उसको बांध सकते थे, लेकिन उन्होंने रुमाल नहीं बांधा। क्यों? अगर वो रुमाल बांधे तो उनका रुमाल गया, खत्म। लेकिन वो बच्चा जो है उसने अपना गमछा फाड़ा, गमछा फाड़ कर बांध दिया, उसके बाद अपना गमछा अपने टांग लिया। समृद्धि का मतलब क्या है कि देने के बाद भी कुछ आपके पास बचा रहे, तो ये है समृद्धि। अमीरों के पास क्या, अगर वो दे देते तो बिल्कुल उनकी अमीरी खत्म हो जाती। तो ये जो भाव है, ये भाव शहर में आता है। गांव में क्या आता है? समृद्धि का भाव। तो गांव में अमीरी से मतलब नहीं है, वहां तो समृद्धि से मतलब है, क्योंकि वहां के हर व्यक्ति क्या है, आत्मनिर्भर है। तो वहां पे गरीबी उस तरह से नहीं रखी जाती। मैं मानता हूँ गांव में सुविधाओं की कमी हुई, लेकिन क्यों हुई, इसलिए हुई, ये एक और गहन शोध का विषय है। उसके पीछे क्या कारण, उनके कारणों को समझने का जरूरत है और उस पर ध्यान करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के सारे गांव द्वार से पहली तरफ खुशहाल हो, समृद्ध हो और एक अच्छा जीवन वहां के लोग बिताएं। बस इतनी चीज में, और पूरा गांव आत्मनिर्भर हो। सभी गांव आत्मनिर्भर ही होता है होना, मतलब लेकिन जो नए गांवों की नींव रखी जा रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो भी नींव रखी जाए वो आत्मनिर्भर गांव हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी से तो इतना ही कहना है कि भाई अगर कोई गांव आप बना रहे हैं तो वो गांव एक आत्मनिर्भर गांव बनाइए, जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के पूरक जीवन जिए, एक दूसरे के सहयोग के रूप में जीवन जिए, और अपने लिए भी वो अपने हर चीज का उत्पादन करें। बिना उत्पादन के कभी कोई गांव नहीं होता। हमारे हर गांव में हर व्यक्ति ने बड़ा उत्पादन किया, और यही कारण है कि बाहर सोने के लिए होगा। तो बस अभी ये बात नहीं खत्म करते।